नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का और नॉर्सेट सीरीज, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट, ESIC, PGI चंडीगढ़, JMCH और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तमाम एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत है सभी लोगों का दिल खोल के। और इस नॉर्सेट सीरीज में भी हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। वो सारे प्रश्न जो एग्जाम की खोपड़ी में बीचों बीच छेद कर सके और एग्जाम को कह सके, एग्जाम को उसकी औकात दिला सके। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में आपसे एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा था। हमने कहा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, इसका रिश्तेदारी किससे है। पहला लिखा था मेंटेनिंग सोडियम लेवल, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ द अबव। चार बातें हमने यहाँ पे लिखी। अब ये जो चार बातें हमने लिखी, इनको ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयत्न करते हैं। याद रखना, अगर मैं बात करूं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो ये बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सिस्टम है। जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मतलब यू हैव हाइपोवोल्यूमिया, और उसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो जाए, आपको वहां पे हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, और एक अदर कंडीशन बनती है हाइपरकैलेमिया। जब बॉडी में ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि आपकी बॉडी में टोटल वॉल्यूम कम है, आपकी बॉडी में प्रेशर कम है और आपकी बॉडी में सोडियम कम है, आपकी बॉडी में टोटल वॉल्यूम कम है, आपकी बॉडी में प्रेशर कम है, आपकी बॉडी में सोडियम कम है और आपकी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है। जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इस मैकेनिज्म के डेवलप होने पे हमारी बॉडी में एक सिस्टम डेवलप होता है और इस सिस्टम को मैं क्या नाम देता हूँ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। अब इस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे सबसे पहले मैकेनिज्म क्या रहती है, व्हेनेवर द क्लाइंट हैव हाइपोवोल्यूमिया और हाइपोटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया, तीन वाइटल ऑर्गन वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं इस सिस्टम को प्ले करने में। इन तीन वाइटल ऑर्गन में सबसे पहले यहाँ पे रेस्पॉन्ड करता है लीवर। एक वाइटल ऑर्गन है जो यहाँ पे रेस्पॉन्ड करेगा, वो कौन है, लीवर। तो एक वाइटल ऑर्गन जो यहाँ रेस्पॉन्ड करता है उसका नाम है लीवर। एक वाइटल ऑर्गन जो यहाँ पे रेस्पॉन्ड करता है उसका नाम है किडनी। क्या नाम है, किडनी। दूसरा जो ऑर्गन है जो यहाँ पे रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसका क्या नाम है, किडनी। तो एक यहाँ पे रिएक्ट करने वाला वाइटल ऑर्गन है, उसका नाम है किडनी, और एक वाइटल ऑर्गन जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है उसका नाम है लीवर, और एक और वाइटल ऑर्गन है जो यहाँ पे रेस्पॉन्ड करेगा, उसका क्या नाम है, क्या नाम है उसका प्यारे दोस्तों, लंग्स। क्या नाम है, लंग्स। तो लंग्स का यहाँ पे रोल रहेगा। क्या रोल रहेगा अभी हम समझते हैं, लेकिन एक लंग्स का रोल रहेगा, एक लीवर का रोल रहेगा, एक किडनी का रोल रहेगा और एक लंग्स का रोल रहेगा। अब सबसे पहले मैं मैकेनिज्म की शुरुआत करता हूँ लीवर से। तो जैसे ही ये कंडीशन डेवलप होती है, लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये एक एंजाइम है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है, आप सभी जानते हैं। एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम है विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर व्हेनेवर द बॉडी गेट हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया। इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में किस में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये शुभ काम करने वाला एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन, और इसको सिक्रेट करने का काम करता है जेजी एपरेटस, जो कहाँ पाया जाता है, किडनी में। इसको कौन सिक्रेट करता है, जेजी, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। और ये एपरेटस कहाँ पाया जाता है, तो एपरेटस पाया जाता है किडनी के अंदर। इसको बोलते हैं जेजी एपरेटस, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। और किडनी में पाया जाने वाला ये जेजी एपरेटस सिक्रेट करता है रेनिन। रेनिन ने आके एक्ट किया किसके ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया,
एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, सेकंड के अंदर। और ये कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम, जो कौन सीक्रेट करता है? लंग्स। ये जो लंग्स है इनके द्वारा सीक्रेट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन, इसको रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है ग्लैंड के ऊपर, और उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, इस एंजियोटेंसिन 2 दो तरीके से काम करता है, इसके दो तरीके के काम होंगे। इट इज टू टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। पहला काम जो एंजियोटेंसिन 2 का है वो कौन सा रहेगा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है एक काम तो ये करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है उसका पहला काम वो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 का एक तो काम है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और उससे क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाने का काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड से एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है? सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 का एक काम है कि वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और उससे क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। दूसरा, ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और उससे ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या है? एक लोकल हार्मोन है, और ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? वी ऑल नो एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम और वाटर को रिटेन करना और पोटेशियम को बाहर भेजना। तो एक सिंपल सी मैकेनिज्म समझो कि अगर सोडियम और वाटर बॉडी में रिटेन होंगे तो बॉडी में वापस कौन बढ़ जाएगा? सोडियम बढ़ जाएगा। बॉडी में क्या बढ़ जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। ये तीनों ही तो बातें गड़बड़ हुई थी। बॉडी में सोडियम कम हुआ था, बॉडी में वॉल्यूम कम हुआ था, बॉडी में बीपी कम हुआ था, मैंने सबको बढ़ा दिया। और ये पोटेशियम को क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोटेशियम को कम कराना और सोडियम, वाटर और वॉल्यूम इनको बढ़ाना, ये दोनों साइमल्टेनियस काम किसके रहते हैं? रास सिस्टम के रहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के रहते हैं। दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम ने बॉडी में किसको मेंटेन किया? सोडियम को। किसको मेंटेन किया? वॉल्यूम को। किसको मेंटेन किया? बीपी को। जो कम हो रहे थे उनको वापस बढ़ा दिया। और जब ये बढ़ जाते हैं तो इस मैकेनिज्म काम करना बंद कर देती है, ये मैकेनिज्म काम नहीं करती है। लेकिन वो जैसे ही कम होते हैं तो ये मैकेनिज्म काम करती है। तो इसका मतलब ये रास सिस्टम जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किस तरह की मैकेनिज्म है? ये सोडियम मेंटेन करने वाली मैकेनिज्म है, ये बीपी मेंटेन करती है, और ये वॉल्यूम को मेंटेन करने वाली मैकेनिज्म है। ये तीनों मैकेनिज्म पे काम करती है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग फॉर दिस एंड लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। अगर मैं बोलूं बीपी की शॉर्ट टर्म रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कौन सी है, तब तो होगी आपका न्यूरल मैकेनिज्म। और अगर मैं लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म की बात करूं तो ये मैकेनिज्म वहां पे काम करती है और अल्टीमेटली हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया कराती है। जबकि पहले बॉडी में हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया होता है, इसको उल्टा कर देती है ये मैकेनिज्म। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। समझ में आई? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म। अगला प्रश्न, तमाम तरह के प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न प्रीलिम्स के लिए है, दैट इज वेरी शॉर्ट एंड ट्रिकी प्रश्न, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेंस के लिए है, सिनेरियो बेस्ड। तो सिनेरियो बेस्ड हमारे हर सेशन का 30-70 रेशियो हम आगे से रखने वाले हैं, जिसमें 70% आपको तैयारी कराने वाले हैं मेंस की और 30% आपको बताने वाले हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो सभी लोग उस तरीके से आप पढ़े कि 30 और 70 का रेशियो बरकरार रहे और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन कर जाए। समझ में आई प्यारे दोस्तों? तो चलिए अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने एक फोटो दिया आपको, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, ऐसा इस पिक्चर में आपको हमने बताने का कोशिश किया। वैसे तो आप इस पिक्चर को आराम से देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पे कितनी है। सभी लोग जवाब लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिब्स। अच्छा, ये किसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का पार्ट है? स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि हड्डी होती है। स्केलेटल सिस्टम दो तरह का होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो मेरा एक प्रश्न है
कि एक्सियल का पार्ट है या अपेंडिकुलर का पार्ट है, एक्सियल का पार्ट है या अपेंडिकुलर का पार्ट है। ये जो स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है कौन सा, स्टर्नम और रिब्स, ये एक्सियल का पार्ट है या अपेंडिकुलर का। ये आपकी जो स्टर्नम है, दिस इज योर स्टर्नम, मेनुब्रियम और ये सारा पार्ट, और इसकी जो ये रिब्स निकल रही है इसमें से, ये जो रिब्स है और ये स्टर्नम है, ये एक्सियल का पार्ट है या अपेंडिकुलर का पार्ट है। आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये है और 2 ये रिब्स देखो अलग से है कि नहीं है। फिर ऐसा ही इधर है तो 10 रिब्स तो इधर आ गई ये वाली है ना, ये 10 आ गई, 10 तो ये है और 2 देखो ये अलग से आ गई 2। तो ये जो 10 पेयर्स ऊपर की तरफ है, 2 पेयर्स अलग है। ये ऊपर वाली जो है ना, ये ऊपर वाली तो है 10 पेयर्स, 10 जोड़ी ट्रू रिब्स, और ये 2 पेयर है 2 पेयर, ये आपकी जो है 2 पेयर्स जो रिब है इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो कहीं पे एडियर नहीं है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। जो रिब्स है ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ सवाल है। ये जो स्टर्नम है ना, इस स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ब्रेस्ट बोन, और ये भी पूछा हुआ सवाल है, छोटे सवाल के अंदर आता है। और ये टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है, तो जवाब है 2 पेयर्स, 1 पेयर नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। रिब्स और उसके टोटल नंबर, और टोटल 12 पेयर्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से यहाँ पे इसको जानते हैं। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। 80 बोन होती है एक्सियल के अंदर, और सभी हड्डी जो होती है उसमें मतलब रिब्स काउंट करते हैं, वर्टिब्री काउंट होती है, और उसके अंदर मेलियस इनकस सिस्टमिस काउंट होती है, हायोइड बोन काउंट होती है और स्कल बोन काउंट होती है। जब आप सभी को जोड़ देंगे तो 80 ही नंबर आएगा। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है द क्लाइंट रिसीविंग द इनिशियल डोज ऑफ एन इंट्रावीनस एंटीबायोटिक इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एक मरीज है और उस मरीज को एक दवाई लिखी गई थी, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक लिखा गया था। मान लो दवाई लिखी गई थी मरीज को इंजेक्शन सेप्ट्राइक्सोन, इंजेक्शन सेप्ट्राइक्सोन लिखा गया था 1 ग्राम IV BD, ये लिख दिया। तो आपने सेप्ट्राइक्सोन लगाया है कि नहीं है। तो जैसे आप उसकी इनिशियल डोज मरीज को लगा रहे थे इंट्रावीनस रूट से, तो एंटीबायोटिक्स से मरीज को क्या हो रहा है, मरीज को जैसे ये लगाया आपने, मरीज कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB हो रहा है मरीज को ब्रेथ शॉर्टनेस हो रही है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। एज ए नर्स आप पहला इंटरवेंशन कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपने ये लगाया सेप्ट्राइक्सोन तो मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था, तो आपका पहला इंटरवेंशन क्या होगा जब मरीज को सांस में समस्या हो रही है। व्हाट इज द फर्स्ट implemented intervention in that particular client? Maintain a patent intravenous line, turn off the client's IV antibiotic, place oxygen on the client's via nasal cannula, initiate the rapid response team RRT। पहला काम देखो, आपने मरीज को एंटीबायोटिक, वैसे तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है, एनी एंटीबायोटिक प्रायर गिवन टू द एंटीबायोटिक यू हैव टू कैरीड आउट AST। आपको क्या करना था, AST करना था। इसका मतलब होता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। आपको पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करना था और उस टेस्ट के आधार पे आपको डिसाइड करना था कि भाई एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना है। तो पहले टेस्ट करो फिर एंटीबायोटिक डिसाइड करो, ये आपको करना था। लेकिन आपने ये नहीं किया मान लो, और आपने सीधा दवाई लगा दिया और मरीज को SOB हो रहा है। दैट इंडिकेट द क्लाइंट हैव रिएक्शन, क्लाइंट हैव एनाफाइलेटिक रिएक्शन। कोई भी ड्रग से इंड्यूस जो रिएक्शन होती है वो टाइप 1 रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो SOB यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मरीज को जो है टाइप 1 रिएक्शन हो गई है, और टाइप 1 रिएक्शन को हम एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। उस केस के अंदर आपका सबसे पहला काम क्या है कि वो IV एंटीबायोटिक को टर्न ऑफ करो, आगे देना बंद करो पहले तो। वैसे ही जैसे आपने ब्लड दिया किसी को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन होगी, कोई भी एजेंट जब आप किसी मरीज को देते हो और वो रिएक्शन कर देता है, तो सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए आपका, स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग। मरीज को इंट्रावेनस IV लाइन को पेटेंट रखेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, मरीज को रैपिड रेस्पॉन्स टीम को बुलाएंगे जरूरत के हिसाब से। पहले तो उसको देना बंद कर दो, फिर आगे देखेंगे कि किस किस का जीत का जरूरत यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर B बनेगा, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न एक पिक्चर से प्रश्न है, इस सवाल को समझिएगा, ये बड़ा मजेदार है। फेवरेबल पेल्विस कौन सा है, 4 फोटो यहाँ पे दिए हुए, आप इनके फोटो को देख के बता सकते हो कि कौन सा पेल्विस जो है वो फेवरेबल है। कभी आपने पेल्विस की पिक्चर देखी हो, है ना, थोड़ा इसको हम वाइडनेस के साथ में देते हैं। तो आप देखो
कि ये 4 पेल्विस यहाँ पे दिए हुए हैं, पेल्विस नंबर ए, पेल्विस नंबर बी, पेल्विस सी और पेल्विस डी। इन चारों में आपको ये बताना है कि कौन सा पेल्विस आपको लगता है कि फेवरेबल पेल्विस है। फेवरेबल पेल्विस मतलब लेबर के हिसाब से हम बात करें, डिलीवरी के हिसाब से बात करें, लेबर और डिलीवरी वाला जो पेल्विस होता है उसको हम नाम देते हैं गायनेकोइड पेल्विस। क्या नाम देते हैं? गायनेकोइड पेल्विस। तो डेफिनेटली इन 4 में से आपको वो पेल्विस चूज करना है जो आपको लग रहा है कि गायनेकोइड पेल्विस हो। अब गायनेकोइड पेल्विस जो होता है वो राउंड होता है, थोड़ा कैसा होता है? राउंड। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पेल्विस नंबर 1 है, ये आप देख पा रहे हो इसको पेल्विस नंबर 1 है, ये पेल्विस नंबर 2 है। यहाँ पे आप इसको देखो ये पेल्विस नंबर 3 है, ये देखो पेल्विस नंबर 4 है। अब आप इन 4 पेल्विस को अगर देखो, इनकी शेप शक्ल को देखो, तो आपको लगेगा कि एक पेल्विस ऐसा है जो बिल्कुल गोले के अंदर है, राउंड है। एक पेल्विस ऐसा है जो कैसा है? राउंड है, और उसमें से बच्चे का डिलीवर होना आसान है। उस पेल्विस को हम क्या बोलते हैं? गायनेकोइड। तो यहाँ पे 4 पेल्विस में ये तो बहुत ज्यादा श्रिंक है, देखो एकदम किडनी जैसा पता नहीं कैसे चिपका हुआ है, हार्ट शेप का है ना, ये भी ऐसे चिपका हुआ है। ये पेल्विस थोड़ा राउंड टाइप का आप देखो, है ना। अगर आप इस पेल्विस को देखो तो ये पेल्विस कैसा बन रहा है? लगभग राउंड बन रहा है, लगभग राउंड बन रहा है, गोल बन रहा है। तो जो पेल्विस लगभग राउंड है, गोल है, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोइड पेल्विस। तो पेल्विस नंबर ए जो है वो गायनेकोइड टाइप का है, बाकी पेल्विस में गायनेकोइड जैसा कुछ है नहीं, है कि नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, है ना, अगर मुझे कोई पूछे कि बताइए भाई साहब ये जो 4 पेल्विस है इसमें कौन सा लेबर के लिए फेवरेबल पेल्विस है, लेबर के लिए कौन सा पेल्विस फेवरेबल है, तो ए ऑप्शन जो है वो है फेवरेबल पेल्विस, और इसको हम बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस। कौन सा पेल्विस है? गायनेकोइड। बाकी पेल्विस लेबर के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। गायनेकोइड का मतलब है स्लाइट राउंड है और बेबी कैन इजीली डिलीवर फ्रॉम सच काइंड ऑफ पेल्विस। बाकी पेल्विस जो है वो लेबर के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से फेवरेबल पेल्विस में नहीं आता है। दैट इज सिंपली ऑन द शेप। तो आपको एक छोटा इमेज बेस का क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिलेगा जिसमें पर्टिकुलर इमेज दे दी और बता दिया बताओ ये क्या है। मतलब ये छोटे क्वेश्चंस है जो क्लिनिकल बेसिस पे होंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 80-20 रहने वाला है, 80-20 मतलब 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के, 20 क्वेश्चंस अदर्स के, और ये प्रीलिम्स में होगा जो सिर्फ आपको पास करना है, प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है, आपको 5 गुना के अंदर आना है। तो उसमें जो ये प्रश्न रहेंगे वो छोटे और ट्रिकी प्रश्न ज्यादा रहेंगे, ना कि आपको सिनेरियो ज्यादा रहेगा। जो एक्चुअली में स्किलफुल प्रश्न या सिनेरियो बेस के प्रश्न है वो फिर आपको सिलेक्शन के हिसाब से तैयार करने होंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो उसी के आधार पे हमने आपको दिया है, और सवाल ने क्या कह रहा है कि विच साइन एंड सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट ईयर ओल्ड चाइल्ड दैट इज डायग्नोस्ड विद एन एसाइनोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट। बड़ा अलग तरह का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने यहाँ पे बोला कि नीचे कुछ सिम्टम आपको दिए हुए हैं, उन सिम्टम में आपको बताना है कि 1 साल का जो बच्चा होता है वो डायग्नोस हुआ है और उसको बीमारी हुई है एसाइनोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट। कहने का मतलब है एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है बच्चे को, और ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है ये 3 तरह का होता है बच्चे में नॉर्मली, एसाइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड। देखो प्यारे दोस्तों, अगरबत्ती लगा दीजिए, और जिन्होंने अभी तक आग की तरह सेशन को फैलाया नहीं है तुरंत, क्योंकि आंकड़ा क्या चाहिए? बिल्कुल नया चाहिए, और अगरबत्ती लगा के पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में सेशन को अटेंड करिएगा, क्योंकि आपका नंबर और आपकी एनर्जी 2 बातें आपको एग्जाम में सफल बनाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि टूटे मन से कोई, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो पहले तो मन को छोटा रखना छोड़ के मन को बड़ा करना पड़ेगा, और फिर मन को बड़ा किया तभी आप खड़े हो पाओगे। तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो इस एग्जाम में आपको अगर खड़ा रहना है तो आपके पहले क्या रिजल्ट रहे हैं उनको साइड में कर दीजिएगा, मन को मजबूत बनाइएगा, उसको तोड़ के मत रखिएगा। अब तैयारी कर रहे हैं और टूटे हुए मन से करते हैं, एनर्जी नहीं है अंदर, जोश भी नहीं है, तैयारी किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब तक अंदर चिंगारी नहीं होगी, आग नहीं होगी, तब तक शोला या बारूद नहीं बन पाओगे। तो आग होनी जरूरी है, और आग अपने अंदर पालो, असफलता वाली आग, उसको बुझने मत देना कि 4 आंसू 4 बार रो लिए थे, पिछली बार नहीं बार रो लिए और आग बुझ गई, बुझने मत देना उसको। इस एग्जाम में इसको वापस इसकी औकात दिखाना कि पिछली बार रह गया था, इस बार देखता हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, उसको चुनौती की तरह लो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, अभी सुधार करके जाएंगे। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम।
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे 1 साल का बच्चा है, हमने कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट की बात की है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, अलग अलग तरह के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 ऑप्शन की हम बात करें, बक्कल एंड पेरिफेरल साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड बैरल चेस्ट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड टेंटेंड टिश्यू टर्गर एंड पेरी ऑर्बिटल या फेशियल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। एक पहले साइमल्टेनियस बात करें, चारों ही सिम्टम अलग अलग तरह की बीमारियों से यहाँ पे डिनोट्स हो रहे हैं। मैंने आपको ये बोला कि मरीज को एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसमें 3 टाइप होते हैं। जैसे आपका ये हार्ट है, 4 चैम्बर का हार्ट है, और इस 4 चैम्बर के हार्ट में समस्या क्या होती है कि जब बच्चा मदर के वूम में बनता है तो हार्ट भी बनता है, हार्ट बनता है, इसके फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है, माल फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। हार्ट का माल फॉर्मेशन ये हो सकता है कि एट्रिया के सेप्टम में छेद रह जाए, ये हो सकता है कि वेंट्रिकल के सेप्टम में छेद हो जाए। अब होता है क्या है कि बच्चा जब बर्थ हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, और मान लो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और इधर दूसरी तरफ आपका ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। होता क्या है कि आपकी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आता है, वो हमेशा किस में खाली होता है, राइट हार्ट में, और यहाँ से ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वाल्व से, और यहाँ से ये पल्मोनरी वाल्व से कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है। लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स में ब्लड आता है लंग्स से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वैन के थ्रू, और बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा से जाता है बॉडी में। हम सभी जानते हैं कि राइट हार्ट में जो ब्लड होता है वो एकदम से प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर। और लेफ्ट हार्ट में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। अब होगा क्या, नॉर्मली एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है राइट हार्ट में आता है, वही लंग्स को जाता है, लंग्स उसको प्योर करके लेफ्ट हार्ट में डालता है, वही बॉडी को जाता है। बीच में एकदम पार्टीशन है और 2 अलग अलग हार्ट होते हैं, राइट हार्ट अपना काम करता है, लेफ्ट हार्ट अपना काम करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि मान लो कोई बच्चा पैदा हो और उसके यहाँ पे छेद हो, हम बोलते हैं ना दिल में छेद है, दिल में छेद का मतलब कहाँ छेद है, छेद ऑन सेप्टम। तो अगर सेप्टम के ऊपर छेद है उस बच्चे के, और हमें बड़ा खेद है कि बच्चे के सेप्टम पे छेद है, और ये छेद यहाँ है, ये छेद यहाँ है, अगर ये ऊपर की तरफ छेद हो यहाँ पे, इस छेद को हम नाम देते हैं एट्रियल छेद, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये छेद यहाँ हो तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि छेद चाहे एट्रियल सेप्टम पे हो, वेंट्रिकल के सेप्टम पे हो, प्रेशर किधर ज़्यादा होगा, प्रेशर किधर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा लेफ्ट हार्ट में। तो जो ब्लड है, लेफ्ट हार्ट का ब्लड जो है वो किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से ब्लड जो है, लेफ्ट से ब्लड जो है वो किधर जाता है, राइट में जाता है। वो जो ब्लड है वो लेफ्ट से किधर जाएगा, राइट में जाएगा। लेफ्ट में कैसा ब्लड है, प्योर, वो प्योर ब्लड किस में जाएगा, इम्प्योर में जाएगा। बड़ी मजेदार बात है, लेफ्ट का ब्लड किधर जाएगा, राइट में, प्योर ब्लड किस में जाएगा, इम्प्योर में। बॉडी को कैसा ब्लड सप्लाई हो जाएगा, प्योर। याद रखना, मैंने बोला बॉडी को कैसा ब्लड जाएगा, तो बॉडी को प्योर ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ का कुछ ब्लड उधर मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 100 ml ब्लड था, तो यहाँ पे कुछ मिक्स हो गया, 20 ml इधर चला गया 100 में से, तो पीछे कितना बचा, 80। तो पहले बॉडी को कितना जाना चाहिए था, 100, अभी कितना जाएगा, 80, तो बॉडी को कम जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी को प्योर ही जाता है, लेकिन लेस जाता है, कम जाता है। और ये जो इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड, इधर मान लो 100 ml इम्प्योर ब्लड था, 100 ml, 20 ऐड हुआ, 120 हो गया। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो कितना हो गया, मोर, ज़्यादा। तो लंग्स में तो भीड़ बढ़ रही है, लंग्स में तो इंक्रीज हो रहा है कंजेशन, भीड़ बढ़ रही है, और बॉडी जो है, बॉडी उसमें सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक बात बताओ, फेफड़े के ऊपर भीड़ का बढ़ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, फेफड़े के ऊपर कंजेशन बढ़ना, भीड़ का बढ़ना, और बॉडी को सप्लाई कम जाना, किसका सिम्टम है, हार्ट फेलियर का सिम्टम है। मेरा हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो बॉडी में कम जाता है, और उस समय फेफड़े के ऊपर भीड़ बढ़ती है, यही कहानी होती है। इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो व्हेनेवर द क्लाइंट हैव एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, चाहे एएसडी हो चाहे वीएसडी हो, मरीज को जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जिस भी बच्चे को एसाइनोटिक कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होगी, उस बच्चे में हार्ट फेल वाले सिम्टम आएंगे,
कार्डियक आउटपुट कम है, वॉल्यूम बॉडी को कम जा रहा है, लंग्स में ज़्यादा जा रहा है, लंग्स में भीड़ा हो रहा है, बॉडी में कम जा रहा है, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमेशा दो तरह के होते हैं, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। और ये जो राइट हार्ट फेलियर होते हैं इसके अंदर हम नॉर्मली सिम्टम पढ़ते हैं कि एक तो होता है पेडल एडिमा। पेडल एडिमा मतलब पाँव में सूजन। जुगुलर वीनस एडिमा, जुगुलर वैन के अंदर सूजन, जुगुलर वैन जो होती है उसके अंदर सूजन, है ना, वो जुगुलर वैन जो है डिस्टेंडेड होगी, डिस्टेंडेड होगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा सूजन कहाँ होगी, लीवर में, हिपेटोमेगली, हिपेटोमेगली लीवर की सूजन, स्प्लिनोमेगली तिल्ली की सूजन, हिपेटोमेगली लीवर की सूजन, स्प्लिनोमेगली तिल्ली की सूजन, पाँव में सूजन, जुगुलर वैन का डिस्टेंशन। ये कौन से सिम्टम है, राइट हार्ट के फेल होने के सिम्टम है। फेल लेफ्ट हार्ट भी हो रहा है, फेल लेफ्ट हार्ट भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, फेफड़े में सूजन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कहाँ सूजन हो रही है, फेफड़े में सूजन हो रही है। लेफ्ट हार्ट भी फेल हो रहा है तो एक हो रहा है क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड लंग्स में, क्रैकल साउंड इन लंग्स, ऑस्कल्टेट करो, लंग्स में क्रैकल साउंड आ रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो रहा है ना, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है। बच्चा कोई एक्टिविटी करता है तो उसको माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, दूध पीता है तो थक जाता है, ग्रोथ फेलियर हो रहा है बच्चे में। ये तमाम तरह के सिम्टम इंडिकेट करते हैं हार्ट फेलियर के और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के। तो जब एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी तो ऐसे कुछ सिम्टम आएंगे, हमने ये पढ़ा। ये सभी हार्ट फेलियर के सिम्टम है जब आपको बॉडी को कार्डियक आउटपुट कम जाता है और लंग्स को ज़्यादा जाता है। तो फेफड़े में तो हो रही है भीड़, लंग्स में हो रहा है एडिमा, वहाँ पे क्रैकल साउंड हो रहा है, वहाँ पे अंदर हवा भरने की जगह ही नहीं है, वहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है, एडिमेटस लंग्स हो गया है। थोड़ा सा चलता है, कोई काम करता है, बच्चा दूध भी पीता है तो हाँपड़ी हो जाती है, बच्चा एकदम से प्रॉब्लम में चला जाता है, बच्चा इस एक्टिविटी को बंद कर देता है, बच्चा क्राई करता है, रोता है। घर वालों की कंप्लेन क्या होती है कि साहब दूध नहीं पी रहा है बच्चा। अब दूध पीने की समस्या नहीं है, वो जैसे ही दूध पीने लगता है ना तो थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसका हार्ट ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है। तो उसमें एक्टिविटी कोई भी होती है प्यारे दोस्तों, बच्चे में कोई भी एक्टिविटी होती है उसको बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो इसकी वजह से बच्चा जो है नॉट एबल टू फीड, नॉट एबल टू फीड, फीड नहीं कर पाता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे में फेल हो जाती है। इस तरह के तमाम सिम्टम इस बच्चे में हार्ट फेलियर के सिम्टम होते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन ने मुझे यही पूछा कि ये जो 1 साल का बच्चा है ये डायग्नोस क्या हुआ है, एसाइनोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट का। मैं अल्टीमेटली इसमें क्या ढूंढूंगा, सिम्टम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, यही सिम्टम ढूंढूंगा। कौन सा है? पहला है बक्कल एंड पेरिफेरल साइनोसिस। यहाँ पे साइनोसिस, ब्लूनेस, हमने ऐसा सिम्टम लिखा ही नहीं हार्ट फेलियर में। और हार्ट फेलियर में साइनोसिस काहे को होगी? साइनोसिस कब होती है? जब बॉडी में इम्प्योर ब्लड जाता है, जबकि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में बॉडी में इम्प्योर ब्लड जाता ही नहीं है। और हमने इस बीमारी को एसाइनोटिक बोला क्योंकि इसमें साइनोसिस नहीं होती है, तो साइनोसिस तो होगी नहीं इस बीमारी में। क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड बैरल चेस्ट, ये भी साइनोसिस वाली कंडीशन में देखने को मिलती है दोनों ही केस में। ये सेंट्रल साइनोसिस है, ये पेरिफेरल साइनोसिस है। तो नेल के नीचे की स्किन की हाइपरट्रोफी होने से क्लब्ड नेल हो जाता है, ये भी साइनोसिस, क्रोनिक साइनोसिस का सिम्टम है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड टेंटेन टिश्यू टर्गर, यूरिन आउटपुट इंक्रीज तब होता है जब वॉल्यूम ज़्यादा जाता है किडनी को। हम तो कह रहे हैं कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में हार्ट फेलियर है, ओलिगो यूरिया होगा, जब हार्ट ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एक और सिम्टम आता है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो राइट हार्ट फेलियर में कि यहाँ पे मरीज में क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया। यहाँ पे तो यूरिन आएगा ही नहीं, ओलिगो यूरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि जब मैं पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ तो पेडल एडिमा जो है वो लेट साइन है, न के बराबर है। टेकीकार्डिया अर्ली साइन होता है। तो टेकीकार्डिया होना, ओलिगो यूरिया होना, ये सभी बातें इनिशियली देखने को मिलती है कि नहीं है, राइट हार्ट फेलियर के केस में या हार्ट फेलियर के केस में। तो ये तीनों सिम्टम जो है वो तो गलत हो गए। किडनी को जब वॉल्यूम ही नहीं जा रहा तो यूरिन ज़्यादा कहाँ से बनेगा, उल्टा यूरिन कम बनेगा। हाँ, एडिमा इज नॉट इनिशियल साइन इन चिल्ड्रन एंड एडिमा इज द इनिशियल साइन इन एडल्ट, ये जनरली हम पढ़ते हैं। बच्चों में टेकीकार्डिया अर्लीस्ट साइन होता है, ओलिगो यूरिया दोनों में ही होता है। यहाँ पे एक ही सिम्टम जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है,
पेरी ऑर्बिटल या फेशियल एडिमा, जुगुलर वैन का डिस्टेंशन, एग्जैक्टली एडिमा और जुगुलर वैन का डिस्टेंशन, एडिमेटस फेस, एडिमा इन द लेग, एडिमा इन द लिवर, एडिमा इन द स्प्लीन, एडिमा इन द लंग्स, सब जगह पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि पंप ही नहीं हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी का वॉल्यूम पंप नहीं होगा, किडनी को नहीं जाएगा, मुत्ती नहीं बनेगी, तो शरीर में ही पानी इकट्ठा होगा। और शरीर में जगह जगह पे पानी का इकट्ठा होना इंडिकेट करता है कि फ्लूइड रिटेंड कर रहा है। रोज वजन चेक कर रहे हैं तो वजन स्पीड से बढ़ रहा है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसे बच्चों में, हम क्या चेक करते हैं? वेट चेक करते हैं, वजन, वेट। और वेट कॉन्स्टेंटली क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा, बिना रुके बिना थके। दैट इंडिकेट कि फ्लूइड इज रिटर्निंग। तो अब इसकी दवाई क्या रहेगी बताओ? अगर मान लो इतनी सारी कहानी शुरू हो गई, फ्लूइड रिटर्न कर रहा है, जुगुलर वैन का डिस्टेंशन हो रहा है, बच्चे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, डिस्टाउन एग्जर्शन हो रहा है, क्रैकलिंग हो रही है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, इतनी सारी पंगे वहां पे हो रहे हैं, तो ऐसी क्या गुटका है, ऐसी कौन सा टोटका करूं मैं, ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाऊं, ऐसा कौन सा इसके ऊपर जादूगरी करूं कि ये मरीज जो है वो वापस जो है एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म में आ जाए? ऐसी कोई ड्रग बता दीजिए प्यारे दोस्तों। डायूरेटिक दे दे सीधा ही, डिजॉक्सिन दे दो। क्या बात है, डी प्लस, वेरी गुड, डी प्लस डी, डी प्लस डी, 2 डी दे दो सर, 2 डी, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंड डायूरेटिक। एक से भले 2, 1 और 1 2, एक और 1 11 होता ना। कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, और एक के साथ एक मिल जाए तो 11 जैसे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि संगठन में शक्ति है। आपने देखा होगा एक बहुत छोटी सी कहानी थी, हमने पढ़ी है बचपन से, कि वो एक पिताजी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं 10 और सब आपस में लड़ते हैं। तो पिताजी सबको कहते हैं कि तुम लकड़ियों का एक गट्ठा लेके आओ। सब लेके आते हैं और बोले कि इसमें से एक एक लकड़ी निकालो। सब एक एक लेते हैं, बोले इसको तोड़ दो, तो सब एक ही सेकंड में तोड़ देते हैं। बोले वेरी गुड। अब बोले बाकी वाली जो लकड़ियां बची हुई है उन सबको एक साथ करो, एक साथ, और फिर एक एक को देते हैं कि अब तुम तोड़ो, अब तुम तोड़ो, अब तुम तोड़ो। 10 लकड़ियां जो एक साथ ली वो किसी से नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने बोला देखो बच्चों, अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो तुम्हें हर कोई तोड़ देगा, तुमसे हर कोई जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम 10 के 10 इकट्ठे होकर रहोगे और एक ही भाषा से वार करोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो हम हिंदुस्तानी, हम सबको एक रहना, एकजुट रहना, एकता रखनी है, ताकि दुनिया का कोई भी राष्ट्र जो हमारी तरफ आंख उठा के ना देख सके और हम कह सके कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो नीचे से ऊपर तक चीर देंगे, है कि नहीं है? तो ये हम कब बोल सकते हैं, आंख में आंख डाल के कब बोल सकते हैं? जब हम संगठित रहेंगे, जब हम संगठित होकर काम करेंगे। समथिंग लाइक दैट वी जस्ट बिकम डिजॉक्सिन एंड डायूरेटिक। वैसे तो 2 अलग अलग कैटेगरी है, इनका आपस में कोई रोल नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में टिका दिया जाए तो भाई साहब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की मैथी चमक दे दोनों, क्योंकि दोनों बड़े तगड़े काम करते हैं, बड़े इफेक्टिव ड्रग है और पोटेशियम को तो रुला के छोड़ता है ये, है कि नहीं है? तो बहुत जबरदस्त ड्रग है। और इसमें क्या होता है कि ये जो डिजॉक्सिन दवाई होती है, डिजॉक्सिन, और ये जो डायूरेटिक दवाई होती है, इसमें मैं अगर डिजॉक्सिन की बात करूं तो ये एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है। डिजॉक्सिन क्या है? डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स बोलते हैं। यस सर, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है सर? ये इंक्रीज करते हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। अरे ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। वो जो टेकिकार्डिया बच्चे में हो रहा था, जो हार्ट तेजी से भाग रहा था, उसको बोलेगा ढवो 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 भाई ढवो, रुक जाओ तुम धीरे चलो भाई, इतना काहे को भाग रहे हो बे। उसको धीरे करेंगे और धीरे करने के बाद में उसको अच्छे से पंप करवाएंगे। तो जब हार्ट इफेक्टिवली पंप करने लगेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सभी सिम्टम रिवर्ट होने लग जाएंगे। तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अच्छा करने वाली दवाई होती है डिजॉक्सिन। और डायूरेटिक क्या करती है? डेफिनेटली इंक्रीज करती है यूरिन आउटपुट को। यूरिन आउटपुट जब बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली जो फ्लूइड है ना, डिक्रीज होगा पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन जो है वो फेफड़े में जो बीड़ा हो रहा था, वो जो वहाँ पे एडिमा हो रहा था, वो कम होगा, तो मरीज को सांस लेना थोड़ी इजी हो जाएगा। तो एक तो पल्मोनरी कंजेशन को कम करता है और दूसरा जो है वो क्या करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो दोनों तरह की दवाई जो है यहाँ पे बच्चे को देना पसंद करेंगे। डायूरेटिक में हमारी फेवरेट दवाई जो होती है वो यहाँ पे कौन सी रहेगी? फ्रूसेमाइड। कौन सी रहेगी?
फ्रूसेमाइड दवाई देना हम पसंद करेंगे। ये डाययूरेटिक में हमारी फेवरेट है, ये डाययूरेटिक में हमारी जान है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, जब इन दोनों दवाइयों को देते हैं तो इनके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। Whenever the client getting digoxin and diuretic, we have to monitor the side effect of these two drug। हमें क्या मॉनिटर करना है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना है। ना आपसे पूछा जाए कि सर इन दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट कौन सी है, इन दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, तो याद रखो मेजर जो प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, दोनों दवाई जो है वो क्या कराती है, हाइपोकैलेमिया कराती है। चाहे तो आपका डिगोक्सिन हो चाहे डाययूरेटिक हो, तो सीरम पोटेशियम के लेवल को कम करवाती है हाइपोकैलेमिया। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.1, प्रीलिम्स का सवाल है, पूछा जाएगा नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल ये रहता है, इससे कम हो जाए लेस देन 3.5 तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। ईसीजी में चेंजेज पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ईसीजी में चेंजेस पूछेंगे हाइपोकैलेमिया में, तो फ्लैट या इनवर्ट टी वेव और प्रेजेंस ऑफ यू वेव। ईसीजी के अंदर चेंजेस क्या होता है हाइपोकैलेमिया में, तो टी वेव या तो इन्वर्ट हो जाती है या फ्लैट हो जाती है, और यू वेव का आना, तो टी वेव जो है वो इन्वर्टेड और यू वेव की प्रेजेंस, यू वेव अगर प्रेजेंट हो जाए और टी वेव जो है, टी वेव फ्लैट या इन्वर्ट हो जाए, इन्वर्ट, ये किसको इंडिकेट करता है, हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करता है। ये PQR है ना, और ये आपकी टी वेव है, और ये जो टी वेव है ये या तो फ्लैट या इन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे यू वेव आ जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया एंड इट शुड बी ट्रीटेड। हाउ कैन बी ट्रीटेड, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट क्लोर सिरप देते हैं साथ में। तो जब भी किसी को डिगोक्सिन और डाययूरेटिक देते हैं तो एक साथ में और देते हैं, और कौन सी और देते हैं, सिरप देते हैं पोर्ट क्लोर। अब कई रसगुल्लों को लग रहा है कि सर प्रीलिम में इतना ईजी सवाल आएगा क्या, इतना ईजी नहीं आएगा, तो 5 गुना में नंबर भी नहीं आएगा। इसलिए कई बातें ऐसी होगी जो बहुत ईजी आएगी, उसमें से एक बात यह है, आएगी वो तो तय है। 50 प्रश्न वो होंगे जो आप सभी को आएंगे, 20 प्रश्न वो 30 प्रश्न वो होंगे जिसमें थोड़ा सा खोपड़ा यूज करना पड़ेगा, और 20 प्रश्न वो होंगे जो आपको आएंगे नहीं, गलत करवाने के लिए आएंगे ताकि आप उसको गलत करो। और जिस दिन आपको ये पेपर हैंडल करना आएगा उस दिन आप क्वालिफाई क्या, रैंक के साथ में सेलेक्ट भी होने लग जाओगे। मेरा बेसिक कंसेप्ट हमेशा रहता है कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं इस पे काम करना पड़ता है, पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है, अपने कंटेंट को मजबूती देनी पड़ती है, और अपने ज्ञान को बढ़ा के अपने माइंड के सेटअप को सेट करना पड़ता है। अगर आपका पेपर को लेके माइंड सेटअप पॉजिटिव रहेगा तो आप रिजल्ट में एकदम भूचाल मचा देंगे, लेकिन अगर आपका माइंड सेटअप ही नेगेटिव है, पेपर की अप्रोच होने से पहले ही पेपर में आपने हथियार डाल दिए, आपका माइंड सेटअप काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर पहले ही ये देख लोगे कि हाँ एग्जाम में बहुत भारी आता है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका ये भारीपन आपके नंबरों के ऊपर बड़ा असर डालेगा। एग्जाम भारी नहीं होते हैं, हमारा दिमाग भारी होता है एग्जाम से पहले। दिमाग को हल्का रखो, एग्जाम अपना आप हल्का हो जाएगा। दिमाग हल्का कैसे रखोगे, चीज़ों को क्लैरिफाई करके कि भाई कैसे चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाता है, दिमाग को कैसे हल्का करते हैं। मैंने बोला ये दूसरी जो समस्या थी ये वाली, सेंट्रल साइनोसिस का होना या क्लबिंग का होना, क्रोनिक हाइपोक्सिया का होना, ये जो बीमारी थी ये साइनोटिक CSD थी, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की जब मैं बात करता हूँ और इनको मैं कैटेगराइज करता हूँ जब साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज को, तो प्यारे दोस्तों साइनोटिक CSD जो होता है, साइनोटिक CSD, इसके अंदर जितनी भी बीमारियां होती है वो हमने बोला T से स्टार्ट होती है, T से। जैसे पहली बीमारी है टॉप, तो T से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बीमारी है TA, तीसरी बीमारी भी है TA, और चौथा बीमारी है TGA। टॉप, TA और TGA। ये जो टॉप होता है इसको हम बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसको बोलते हैं टॉप। यह ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, यह ट्रंकस आर्टीरियोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस, यह ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। टॉप, TA और TGA, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रंकस आर्टरियोसस और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। प्यारे दोस्तों जब मैं इनकी बात करता हूँ आपस में जब इनकी बात करता हूँ, जैसे मैंने टॉप की बात की, तो ये जो टॉप होता है, इस टॉप की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें 4 चीज़ें आती है। टॉप के अंदर कितनी चीज़ें आती है, 4 चीज़ें आती है। पहला होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी,
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये 4 सिम्टम मिलके क्या कहलाते हैं? टॉप कहलाते हैं। टॉप में 4 सिम्टम आते हैं। एक होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो वाल्व होता है उसके अंदर नैरोनेस आ जाना, पल्मोनरी स्टेनोसिस। दूसरा होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। और दूसरे में मैंने बोला ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, राइट हार्ट का जो वाल्व है वो जन्म से बंद ही होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। तीसरा ट्रंकस आर्टेरियोसस, दोनों जो ग्रेट वेसल है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, ये दोनों एक वेसल के रूप में अराइज होती है वेंट्रिकल से, इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। और चौथा है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, दोनों बड़ी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा आपस में पोजीशन बदल देती है, एक साइड से एओर्टा निकलने लग जाता है, एक साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकलने लग जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इन चारों तरह के डिफेक्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं? साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। और इन चारों डिफेक्ट की वजह से बॉडी में अल्टीमेटली क्या होती है? साइनोसिस, क्योंकि बॉडी में क्या सप्लाई होता है? इम्प्योर ब्लड। और जब बॉडी में इम्प्योर ब्लड सप्लाई होगा, बॉडी में साइनोसिस होगा, तो ये सेंटर में हो तब तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? आपका टंग, लिप्स, ये सब ब्लू होंगे। पेरिफ्री में हो तो नेल बेड ब्लू रहेगा। और क्रॉनिक हाइपोक्सिया विल कॉज क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल। तो जो भी टॉप का बच्चा होगा, इसका क्लिनिकल सिनेरियो क्या होता है? टॉप के बच्चे में एक तो हम पढ़ते हैं ब्लू बेबी। कैसा बच्चा होता है? ब्लू बेबी। पहला, इसको ब्लू टैट स्पेल कहते हैं, ब्लू टैट स्पेल कहते हैं। दूसरा सिम्टम हमने बोला यहाँ पे क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन कौन ज़्यादा होते हैं? तो यहाँ पे एक तो इंक्रीज होता है आरबीसी, एक इंक्रीज होता है हीमोग्लोबिन, एक इंक्रीज होता है हीमेटोक्रिट का वैल्यू, एक इंक्रीज होता है पैक सेल वॉल्यूम। ये सब बढ़े हुए होते हैं क्योंकि आरबीसी यहाँ पे ज़्यादा है। पॉलीसाइथीमिया इसको कहते हैं, जो कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से है। और तीसरा सिम्टम यहाँ पे हमारा जो देखने को मिलेगा वो होगा क्लबिंग, क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल। फिंगर नेल बेड जो है, फिंगर के नेल बेड जो है, नेल, फिंगर नेल या फिंगर जो है उनका क्या होगा? क्लबिंग होगा। ये जो सिम्टम होते हैं ये है क्रॉनिक हाइपोक्सिया के। क्रॉनिक हाइपोक्सिया जो है वो इस तरीके के सिम्टम वहाँ पे लेके आता है। और ब्लू बेबी जो होता है ये एक्यूट साइनोसिस का सिम्टम है। वो जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है तब बच्चा ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे टॉप के बच्चे में अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें शू शेप या बूट शेप हार्ट मिलता है। ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि जो टॉप वाली बीमारी होती है इसमें हार्ट का शेप कैसा होता है? शू शेप या बूट शेप हार्ट। किसमें मिलता है? टॉप में। शू शेप या बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट ये टॉप के बच्चे में देखने को मिलता है। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। इस टॉप को डायग्नोस करने के लिए इकोकार्डियोग्राम कराते हैं और जब टॉप डायग्नोस हो जाता है तो इसका इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर संटिंग की जाती है एक तो, और दूसरा पोजीशन दी जाती है और ड्रग दिया जाता है। तो यहाँ पे टॉप के मरीज में पोजीशन क्या रहेगा? अगर पोजीशन आपको पूछे तो होती है स्क्वाटिंग पोजीशन। साइनोसिस कम करने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन दिया जाता है, बच्चे को स्क्वाट किया जाता है, उकड़ू बिठाया जाता है, नी और लेग को फ्लेक्स किया जाता है। दैट पोजीशन हेल्प इन द रिड्यूसिंग साइनोसिस इन द क्लाइंट विद टॉप। यू कैन गिव द क्लाइंट पोजीशन के अलावा यू कैन गिव द क्लाइंट ऑक्सीजन। क्या दे सकते हो? ऑक्सीजन दे सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हो। आप उसको डिजॉक्सिन दे सकते हो। डिजॉक्सिन, टॉप में डिजॉक्सिन देते हैं। आप उसको बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। टॉप में बीटा ब्लॉकर देते हैं हार्ट की रेट को धीरे करने के लिए। डिजॉक्सिन देते हैं और उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसको मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन, टॉप में मॉर्फिन इंडिकेटेड है। टॉप में स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, मॉर्फिन देते हैं और कई बार सेडेटिव्स भी देते हैं, डाइजेपाम और क्लोनाजेपाम और है ना अल्प्राजोला, मतलब कंडीशन इज दैट सेडेटिव एजेंट देते हैं। तो आप डिजॉक्सिन देवे, ऑक्सीजन देवे, बीटा ब्लॉकर देवे, मॉर्फिन देवे, ये तो मेडिकल वाला पार्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक तो आपका वाटर स्टन ऑपरेशन कर सकते हैं, वाटर स्टन संट। एक होता है पोर्ट्स ऑपरेशन, पोर्ट्स ऑपरेशन या पोर्ट्स संट। और एक यहाँ पे लगाते हैं बीटी संट, बीटी संट। और एक यहाँ पे लगाते हैं फोंटेन प्रोसीजर, फोंटेन प्रोसीजर। याद रखिएगा टॉप के बच्चे को लेके ये तमाम बातें आपको प्रीलिम्स में मदद करेगी। पीडियाट्रिक में साइनोटिक हार्ट डिजीज में टॉप इतना इंपॉर्टेंट है कि जब नंबर लगता है तो एक न एक आपको प्रश्न ये देके जाता है, एक न एक आपको प्रश्न ये देके जाता है। ये सारे पैलेटिव प्रोसीजर है जिसमें आप जो है
राइट पल्मोनरी आर्टरी को असेंडिंग एओर्टा से जोड़ते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग एओर्टा से जोड़ते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को आपका जो है लेफ्ट राइट सबक्लेवियन आर्टरी से जोड़ते हैं, और फोंटेन प्रोसीजर में राइट एट्रिया को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो राइट हार्ट का ब्लड है वो कहीं ना कहीं आप जो है जो बॉडी में इम्प्योर ब्लड जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे साइनोस्टिक ब्लड जा रहा था, तो हम उसको वापस संट करके पल्मोनरी आर्टरी में डालते हैं लेफ्ट वाले ब्लड को, ताकि वो प्योर होके लेफ्ट में आए। और जितना ब्लड को प्योर कर करके भेजेंगे उतना बॉडी में साइनोसिस कम होगी। तो ये तमाम तरह के जो संट होते हैं ये पैलेटिव प्रोसीजर है, करेक्टिव नहीं है। करेक्टिव सर्जरी में वक्त लगता है, पैलेटिव प्रोसीजर करके सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म को रिमिशन कहते हैं। रिमिशन वर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो बीमारी के सिम्टम गायब हो जाते हैं। जब बीमारी के सिम्टम गायब हो जाते हैं उसको रिमिशन करना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिमिशन। वाटरस्टोन ऑपरेशन जो होता है, वाटरस्टोन संट जो होता है, वो होता है बच्चे, आप लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उस राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसको किससे जोड़ देते हैं? सॉरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को किससे जोड़ देते हैं? असेंडिंग एओर्टा से। तो जब आप लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को असेंडिंग एओर्टा से जोड़ देते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? वाटरस्टोन ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और पैलेटिव प्रोसीजर करके आप संट को क्या कर सकते हैं? संट को क्या कर सकते, सिम्टम को क्या कर सकते हैं? गायब करवा सकते हैं। इसको रिमिशन करना कहते हैं। समझ में आया? आसान है, इजी है, सभी टॉप की बातें हैं। सिम्टम आपको याद रखना है: ब्लू बेबी, पॉलीसाइथीमिया, क्लबिंग ऑफ फिंगरनेल, साइनोटिक और हाइपोक्सिक स्मेल। इसके अलावा टेकीकार्डिया होना, टेकीपनिया होना, फीड एक्सेप्ट नहीं कर पाना, बच्चे का क्राई करना, ये सब कॉमन सिम्टम के रूप में वहां पे देखने को मिलते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। यू आर सीइंग द रिदम। ये जो ईसीजी दी हुई है, ये ईसीजी जो दी हुई है, इसका रिदम आप देख रहे हो। और पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है हाइपोटेंशन, वीक पल्स एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस। ये जो मरीज है इस ईसीजी के साथ में है, और मरीज का कंप्लेन हो रहा है कि मरीज को एक तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो रहा है मरीज का, मरीज को हाइपोटेंशन हो रहा है, मरीज की पल्स वीक हो रही है। मरीज की पल्स कैसी है? वीक है। मरीज का मेंटल स्टेटस चेंजेज हो रहा है, मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है। हाइपोटेंशन हो रहा है, वीक पल्स हो रही है, मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है। आप एज ए नर्स जानते हैं, प्रेप द पेशेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोसीजर। आप प्रिपेयर करेंगे मरीज को किस चीज़ के लिए? जब मरीज का इस तरह का ईसीजी है जो यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है, ऐसा ईसीजी है जिसमें आपके यहाँ पे मरीज के पी वेव बन रही है, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे टी वेव बन रही है, पी वेव बन रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, टी वेव बन रही है, पी वेव बन रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, टी वेव बन रही है, पी वेव बन रही है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिदम में तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सही है, ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये सब बातें सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद रिदम, बट देयर इज प्रॉब्लम विद रेगुलरिटी। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2, मतलब आप देख पा रहे हो कि रिदम बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है। ये हो गया, इतना सा हो गया, फिर ये हो गया, फिर इतना सा हो गया। इसका मतलब मरीज जो है उसका रिदम गड़बड़ है, रेट गड़बड़ है। रिदम तो नॉर्मल है, रेट गड़बड़ है। और मरीज को हाइपोटेंशन के साथ में वीक पल्स और मेंटल स्टेटस चेंजेज हो रहे हैं। दैट इंडिकेट कि हार्ट इतना स्लो है कि वो ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में परफ्यूजन नहीं कर पा रहा है। हार्ट इतना स्लो है कि ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में परफ्यूजन नहीं कर पा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, हार्ट बीच बीच में क्या हो रहा है, ये इतनी देर हुई नहीं, फिर ये हुआ, जल्दी आया। तो इसका मतलब ये सिम्टम और ये ईसीजी देख के हमें लगता है कि मरीज का हार्ट जो है वो क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। हार्ट ब्लॉकिंग वाला सिम्टम है ये, हार्ट ब्लॉक हो रहा है। हार्ट ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं? तो हार्ट ब्लॉक 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में 2 सब टाइप होते हैं, मोबीज 1 और मोबीज 2, है ना। हार्ट ब्लॉक जो होता है ना, हार्ट ब्लॉक की जब मैं बात करता हूँ तो हार्ट ब्लॉक जो होता है प्यारे दोस्तों, वो कितने टाइप के होते हैं सर? तो 3 टाइप के होते हैं। हार्ट ब्लॉक 3 टाइप के होते हैं। हार्ट ब्लॉक का जो पहला टाइप होता है ना, हार्ट ब्लॉक का जो पहला टाइप है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का दूसरा टाइप है सेकेंड डिग्री ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का तीसरा टाइप है थर्ड डिग्री ब्लॉक। 3 डिग्री ब्लॉक है, देयर इज 3 डिग्री ब्लॉक। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। दूसरा होता है सेकेंड डिग्री ब्लॉक।
और तीसरा होता है थर्ड डिग्री ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और ये जो सेकंड डिग्री होता है, इस सेकंड डिग्री में दो सब टाइप होता है। सेकंड डिग्री में दो सब टाइप होते हैं। पहला जो सब टाइप रहता है सेकंड डिग्री का, इसको मैं नाम देता हूँ मोबीज 1, और दूसरा जो होता है इसको मैं नाम देता हूँ मोबीज 2। ये दो सब टाइप है सेकंड डिग्री ब्लॉक के। सेकंड डिग्री ब्लॉक का पहला सब टाइप जो है, इसको मैं नाम देता हूँ मोबीज 1, मोबीज 1, और ये होता है मोबीज 2 या मोबीज सेकंड। तो मोबीज 1 और मोबीज 2 ये सेकंड डिग्री ब्लॉक के सब टाइप रहते हैं। तीन डिग्री ब्लॉक होते हैं। जो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक में जो पहला डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे नोड से एवी नोड में जो इम्पल्सेस जाते हैं, वो इम्पल्सेस स्लो ट्रांसमिट होते हैं, धीरे जाते हैं, समय लेते हैं। जैसा इस पिक्चर में अभी ईसीजी में दिख रहा था, ऐसे नोड से एवी नोड में इम्पल्सेस जा तो रहे, लेकिन इसका ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड से नहीं जाते हैं, धीरे जाते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। सेकंड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है कि ऐसे नोड से एवी नोड को करंट जो जाता है, ऐसे नोड से एवी नोड को जो करंट जाता है, वो एक बार तो गया, एक बार गया, एक बार गया ही नहीं, फिर रुक के एक बार गया। तो इसमें क्या होता है कि बीच बीच में एक दो बार ऐसे मिस होता जाता है। तो मिस इनिशियल होता है तब मोबीज 1 है, और बहुत ज़्यादा होता है तो मोबीज 2 है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये ईसीजी बना, पी वेव बनी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, टी वेव बनी, फिर पी वेव बनी, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं क्योंकि करंट गया ही नहीं आगे, और वापस पी वेव बन गई। तो ऐसा होने लग जाए कि एक पी वेव और एक पी वेव, दो पी वेव बनी, और बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं क्योंकि उस समय ऐसे नोड से एवी नोड में करंट गया ही नहीं। इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री ब्लॉक, जिसमें पी वेव जो है वो ज़्यादा बन जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले। दो तीन बार पी वेव बन गई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। इस तरीके की कहानी मिस होने लग जाती है। पी वेव बनती है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, और करंट कभी कभी जाता ही नहीं है। ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक में इस तरह की कहानी रहती है। और थर्ड डिग्री ब्लॉक में तो आप देखो कि ऐसे नोड और एवी नोड की जो एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रही नहीं, दोनों का एक्टिविटी कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं दोनों, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे नोड और एवी नोड की जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट हो गई। इनका आपस में एक दूसरे के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन रहा ही नहीं। जब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है तो इसको हम थर्ड डिग्री ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो देयर इज 3 ब्लॉक, एक फर्स्ट डिग्री, एक सेकंड डिग्री, एक थर्ड डिग्री। सर हम कैसे पहचाने, तो पहचानने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि मोबीज 1, मोबीज 2 और मोबीज 3, और तरीका हमने बता दिया कि कैसे पहचानना है। इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो प्रीवियस प्रश्न था आपका कि अगर मरीज को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो क्या करते हैं, तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन हार्ट ब्लॉक में नहीं किया जाता है। हार्ट ब्लॉक में डिफिब्रिलेटर नहीं करते हैं क्योंकि दोनों ही जो है वो टेकी रिदम के ट्रीटमेंट है ना। टेकी रिदम मतलब ए रिदम, डिसएरिथमियाज। जैसे ये होता है डिफिब्रिलेटर होता है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वीटी में इंडिकेटेड होता है। कार्डियोवर्जन एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन में इंडिकेटेड होता है। तो ये यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है। हमें तो वो तेज वाला नहीं हो रहा है, हमें तो धीरे हो रहा है। तो धीरे में टेम्पररी पेस मेकर लगाते हैं, पेसिंग करना होता है। क्या करता है, पेसिंग करते हैं। तो पेस मेकर लगाते हैं, वो भी टेम्पररी वाला। हाँ, हमें आगे लगा तो परमानेंट लगाएंगे, लेकिन रिसेंट सिनेरियो में हमें टेम्पररी पेस मेकर लगाना है। और फर्स्ट डिग्री टाइप के इस ब्लॉक में मरीज को वापस स्टेबल करना है। अगला प्रश्न, जवाब सभी को लिखना है, सवाल को ढंग से पढ़ना है, अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर जवाब देना है। एक्सिस ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर DSM 4th TR, इसको बोलते हैं DSM 4th TR। ये जो क्लासिफिकेशन चलता है उसके अनुसार आइडेंटिफाई करो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, कौन सा डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसके अंदर आता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस में आएगा, एक्सिस 1 में, एक्सिस 2 में, एक्सिस 3 में या एक्सिस 4 में। DSM 4 के अनुसार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसके अंदर आता है। छोटा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, प्रीलिम का सवाल है, और एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आ जाएगा। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन हमने DSM 4 पे ध्यान नहीं दिया शायद, और ध्यान नहीं दिया तो शायद गलत होने की संभावनाएं पैदा हो जाती है।
और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कई हमारे ऐसे रसगुल्ले हैं जिन्होंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन किसी ने चिपकाया तो उन्होंने साथ में चिपका दिया, है कि नहीं। अब साथ में चिपकाने से प्रॉब्लम यह हो जाती है कि उसका गलत है तो सभी का गलत हो जाता है। तो यहाँ पे तुक्का पद्धति ना अपनाएं और गूगल बाबा के पास में ना जाए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो गूगल भी क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो गूगल को हैंग मत करो, आप अपने सवाल और अपने दम पे जवाब देने की कोशिश करो। वो कहता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो अगर आप जय जयकारा ये वर्ड सुनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कोशिश बड़ी से बड़ी, और एक अगरबत्ती लगा के पूरे उत्साह के साथ में सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। तो अगरबत्ती लगाए, उत्साह दिखाए, अपने जवाब को पाए। जब मैं डीएसएम इस एक्सिस की बात करता हूँ, एक्सिस की, तो टोटल कितना एक्सिस होता है सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को। जैसे यहाँ पे एक्सिस हम लिखते हैं, जैसे एक्सिस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल एक्सिस कितने होते हैं, कोई भी एक तुक्का लगा दो। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 15 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 45 होते हैं, कितने एक्सिस होते हैं टोटल साइकेट्रिक में, टोटल एक्सिस कितने होते हैं। हाँ पढ़ा तो था पर भूल जाते हैं सर, भूले इसलिए क्योंकि सीखा नहीं है, सीखा नहीं है, पढ़ा है भूले क्योंकि सीखा नहीं है, मामला ये हुआ है कि नहीं है। हाँ तो अब एक्सिस अलग अलग आएंगे, मतलब एक्सिस इज 4 और 10, और एक रसगुल्ला तो कह रहे थे एक्सिस 80 होते हैं, वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डी होती है 80 अरे एक्सिस पूछ रहे हैं लाले, 80 नहीं होते हैं, एक्सिस पूछ रहे हैं, एक्सिस 1 2 3 4, है ना। तो एक बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ, पहले हम आंसर की बात करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, तुक्का पद्धति। कौन सी पद्धति है ये, तुक्का पद्धति है। और तुक्का पद्धति का रूल नंबर पता नहीं कौन सा है, मैंने बहुत सारे रूल बताए हैं बीच बीच में से, लेकिन जो भी नंबर आप लगा सको, एक अलग से बुक बना दो और उसके ऊपर हमारा नाम लिख दो और नीचे लिख दो तुक्का पद्धति वाले कंसेप्ट, और फिर उसमें नीचे रूल लिख दिया करो जो हम बताते हैं। और जब एग्जाम में जाओ तो एक बार तुक्का वाली किताब भी पढ़ के जाना, जब आपको एकदम फायरिंग करनी है बड़े लेवल पे कि इस बार खेल के आऊँगा बढ़िया वाला, तो जब बढ़िया वाला खेलने का विचार हो ना तो तुक्का बुक भी पढ़ के जाना साथ में, जो साइड में लिखना। कंसेप्ट रैशनल नहीं लगते इसमें, तुक्का लगता है। तो तुक्का रूल नंबर जो भी रूल बनेगा वो साइड में लिख देना। और तुक्का रूल कहता है कि जब भी कोई ऐसा क्लासिफिकेशन पूछे कि कौन सी स्टेज है, कौन सा वो है, कौन सा फलान है, कौन सा ढिकान है, तो कौन सी होती है वो, रसगुल्ले समझ गए बात को, वो सेकेंड ही होता है। वो कौन सा होता है, सेकेंड ही होता है। जब रूल की बातें होती है तो सेकेंड ही होता है। वैसे टोटल मेंटल डीएसएम 4 में टोटल एक्सिस जो होता है वो 5 होते हैं। कितने होता है, 5। टोटल एक्सिस कितने होता है, 5। और इन 5 को हम 1 2 3 4 और 5 के नाम से जानते हैं। और इनको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, और वो तरीका है सीपीजी सीपीजी ओ सीपीजी सीपीजी सीपीजी। सीपीजी कौन है, सीपीजी है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश आपका कोई दोस्त होगा, हमारा एक दोस्त थे चंद्र प्रकाश, है ना। तो हम उनको सीपी बोलते थे और उनके पीछे जी लगा देते थे और सीपीजी सीपीजी करते थे। तो सीपीजी पीजी, तो सीपीजी ने क्या कर ली, पीजी कर ली। अब सीपीजी ने पीजी कर ली तो सी क्या हो गया, पी क्या हो गया, जी क्या हो गया, और उन्होंने पीजी और कर ली। वो थे सीपीजी और उन्होंने पीजी कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मतलब एमएससी कर ली उन्होंने। अब तो अगर सीपीजी ने पीजी कर ली तो सी कौन है, सी है क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन ये है सी का मतलब। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्यारे दोस्तों पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कंडीशन डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्लिनिकल कंडीशन डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना। इसको आप क्लिनिकल कंडीशन डिसऑर्डर कह दो, पर्सनल क्लिनिकल डिसऑर्डर बोल दो, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। क्लिनिकल डिसऑर्डर, सी इज द क्लिनिकल डिसऑर्डर। तो एक्सिस 1 के लिए तो होगा क्लिनिकल डिसऑर्डर। सेकंड इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसा आपको इसमें दिया हुआ है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर सेकंड। जी इज द जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन डिसऑर्डर। जनरल कंडीशन डिसऑर्डर इज द जी। पहला हो गया कौन सा, क्लिनिकल डिसऑर्डर। दूसरा हो गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तीसरा हो गया जनरल कंडीशन डिसऑर्डर, पी इज द
साइकोसोशियल एंड एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोशियल एंड एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ रहे हो रे लालो? आसान है कि नहीं है? पहला हमने क्या बोला? क्लिनिकल कंडीशन डिसऑर्डर। दूसरा हमने क्या बोला? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तीसरा हो गया जनरल कंडीशन डिसऑर्डर। चौथा हो गया साइकोसोशियल एंड एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोशियल एंड एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। और लास्ट आपका क्या है? जी है। और ये जी किस बात को इंडिकेट करता है ना? क्लिनिकल डिसऑर्डर, हाँ, इसको बोलते हैं हम GFA। क्या बोलते हैं? GFA। और ये क्या हो गया आपका जो है? जनरल फंक्शनल असेसमेंट, जनरल फंक्शनल असेसमेंट। ये तमाम कंडीशन जो होती है वो किस में आती है? एक्सिस में। एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4 और एक्सिस 5। 5 एक्सिस होते हैं। और ये जो 5 एक्सिस होता है इसमें पहला कौन सा हो गया? समझ रहे हो लालो? 5 कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका क्लिनिकल डिसऑर्डर, दूसरा हो गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा हो गया जनरल डिसऑर्डर, चौथा है साइकोसोशियल और एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, और पांचवा आपका क्या हो गया? GFA, जनरल फंक्शनल असेसमेंट। समझ में आई कहानी? तो हमें कौन सा पूछा? हमें पूछा है सर एक्सिस सेकंड के बारे में, क्योंकि हमें पूछा था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो स्टेटिस्टिकली पर्सनली डिसऑर्डर की हम बात करें तो इसके अंदर पहला क्लिनिकल डिसऑर्डर है, दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तीसरा जनरल कंडीशन डिसऑर्डर है, चौथा साइकोसोशियल और एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, और पांचवा ग्लोबल फंक्शनल असेसमेंट है। पांचवा है ग्लोबल फंक्शनल असेसमेंट है। ग्लोबल दैट इज नॉट जनरल, ग्लोबल फंक्शनल असेसमेंट है, GFA। तो ये 5 तरीके के डिसऑर्डर, 5 तरह की कंडीशन यहाँ पे चलती है जिसको हम DSM-4 के नाम से जानते हैं। आई होप आपको रिमेंबर हो जाएगा, सभी लोगों को रिमेंबर हो जाएगा कि जनरल जो DSM-5 है उसमें कौन कौन सी सिचुएशन आती है, चाहे जनरल डिसऑर्डर हो, चाहे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, आपका जो है जनरल जो है आपका कंडीशनल डिसऑर्डर हो, या आपका जो है साइकोसोशियल और एनवायरमेंटल डिसऑर्डर हो, और चाहे ग्लोबल फंक्शनल असेसमेंट हो। 5 स्टेज आपको याद रखनी है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। द क्लाइंट डायग्नोस विद एलर्जिक राइनाइटिस, थोड़ा कंडीशनल बेस का क्वेश्चन है, थोड़ा कंडीशनल बेस का क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है कि द क्लाइंट डायग्नोस विद एलर्जिक राइनाइटिस हैज बीन टेकिंग एंटीहिस्टामिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। 3 चीजें ले रहा है रसगुल्ला। क्या क्या ले रहा है? एक एंटीहिस्टामिन ले रहा है, एंटीहिस्टामिन दवाई ले रहा है। दूसरी दवाई कौन सी ले रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ले रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ले रहा है। तीसरी कौन सी दवाई ले रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है। अरे 3 दवाई ले रहा है वो। क्या ले रहा है? एंटीहिस्टामिन ले रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दवाई ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई ले रहा है ना? और ये जो मरीज है एंटीहिस्टामिन ले रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है। कौन सा असेसमेंट वुड वारंट इंटरवेंशन बाय द नर्स? कौन सा असेसमेंट या कौन सी बात वारंट करता है? यहाँ पे वारंट कर रहा है कि अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम धमकी वाला मामला, यहाँ तो चैलेंजिंग मामला हो रहा है। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड का क्वेश्चन है। 3 दवाई मरीज ले रहा है, एंटीहिस्टामिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और CCBs। 3 दवाइयाँ ले रहा है मरीज का। कुछ ऐसा स्टेटमेंट था जो आपको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। पहला लिखा हुआ है, आई टेक माई एंटीहिस्टामिन एट नाइट सो आई एम नॉट सो स्लीपी ड्यूरिंग द डे। मैं अपनी एंटीहिस्टामिन रात को लूंगी ताकि दिन में मुझे नींद ना आए। बात है पते की, क्योंकि एंटीहिस्टामिन जो है उससे नींद आती है भाई। तो एंटीहिस्टामिन से नींद आती है तो उसको कब ले लो? रात को ले लो, ताकि दिन में नींद ना आए, रात को सो जाना है। तो एंटीहिस्टामिन को रात को लूंगी, ये तो बात रसगुल्ले ने बिल्कुल सही बोली। आई विल टेपर ऑफ द स्टेरॉइड व्हेन आई एम डिसकंटिन्यूइंग द मेडिकेशन। स्टेरॉइड दवाई को जब मैं डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोचना है तो मैं उसको टेपर करूंगा। टेपर करने का मतलब है डोज को घटते हुए क्रम में लेना, कि अगर मैं 20 मिलीग्राम की ले रहा हूं तो 15 करूंगा, 15 वाले को 10 करूंगा, 10 वाले को 5 करूंगा, 5 वाले को 2.5 करूंगा, और 2.5 करके मैं उसको बंद कर दूंगा। ये रसगुल्ले की बात बिल्कुल सत्य है।
स्टेरॉइड को जब भी हम बंद, वारंट वर्ड का मतलब होता है कि आपके लिए चेतावनी है, मरीज गड़बड़ बोल गया, मरीज कुछ ऐसा उलट फुलट बोल गया कि आपको लगा कि अरे ये क्या कर रहे हो भाई। ऐसा होता है ना, कोई आदमी अगर गड़बड़ काम करता है तो हम उसको टोकते हैं, मरीज की बोली हुई भाषा को हम टोकेंगे क्योंकि उसने गलत बोल दिया। तो पहली बात में उसने कुछ गलत नहीं बोला कि वो रात के समय एंटीहिस्टामिन लेगा ताकि दिन को नींद ना आए। सही बात है, एंटीहिस्टामिन रात को ही ली जाती है। और दूसरी बात भी उसने सही बोली कि मैं स्टेरॉइड जो दवाई होती है उसकी डोज को क्या करूंगा, टेपर करूंगा, कम करूंगा और फिर उसको बंद करूंगा। एकदम से बंद नहीं करूंगा। जब मुझे बंद करना सोचना है, बंद करना है, स्टॉप करना है, डिसकंटिन्यू करना है, तो मैं डोज को टेपर करते हुए उसको बंद करूंगा। दैट इज वेरी एसेंशियल। तो ये दूसरी बात उसने सही बोली। तीसरी बात उसने बोली, आई एम केयरफुल टू गेट अप स्लोली व्हेन आई स्टैंड अप फ्रॉम माई रिक्लीनर। जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं धीरे धीरे खड़ा होऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू आर टेकिंग द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपको वहां पे होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि मरीज को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने से क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोस्चर। और रसूलुल्लाह भी यही बोल रहा है कि सर मैं जैसे ही खड़ा होऊंगा मैं केयरफुली धीरे धीरे उठूंगा, मैं एकदम से नहीं उठूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एकदम से उठ गया फॉल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? फॉल। तो तीन बातें उसने एकदम सत्य बोली, तीन बातों में उसने कोई गड़बड़ नहीं की। तो मैं यहाँ पे इनको नहीं बोलूंगा। पर लास्ट बात जो उसने बोली है वो थोड़ी अबनॉर्मल बोली है। पर ये क्यों अबनॉर्मल है? जवाब तो अब एक बचा है, हो सकता है ये जवाब हो सकता ना हो, पर यही जवाब होना चाहिए अगर, तो क्यों है? आई लव टू हैव हाफ ए ग्रेप फ्रूट एंड बटर्ड टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। ये जवाब गलत क्यों है? जैसे मेरे सभी रसगुल्लों ने अब आंसर डी लिखा है, और डी इसलिए लिखा है क्योंकि सर तीनों आंसर गलत, ये तो सही बोले उसने। अभी आपने बताया कि तीनों बातें उसने सही बोली, बातें पते की थी। रात के समय एंटीहिस्टामिन लूंगा, स्टेरॉइड जो है वो उसको टेपर करके बंद कर दूंगा, और मैं जो है जब भी खड़ा होऊंगा तो आराम से खड़ा होऊंगा, क्योंकि एकदम से खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा। लेकिन चौथी बात उसने गड़बड़ बोली, ऐसा हम कह रहे हैं, तो ये गड़बड़ क्यों है? अब आप बताओ, ये समझ गए मेरे पॉइंट को? अब ये गड़बड़ क्यों है फटाक से बता दो स्पीड के साथ में। आंकड़ा बिल्कुल नया है और लग चुका है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। क्या बोला किसी ने? कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। रास्ता और कठिनाई और मुश्किलें कहती है कि मारा जाएगा, मुश्किलें कहती है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे, हौसला कहता है कि देख लेंगे। आने दो कठिनाइयों को, आने दो मुश्किलों को, डर के नौका पार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। तो यहां पे तो मुश्किलों को आने दो तुम। माना कि लाख है, कठिन है मुश्किलें, माना कि घना है अंधेरा, लेकिन अपना दिया कहाँ जलाना मना है। माना अंधेरा घना है, लेकिन अपना दिया जलाना कहाँ मना है। हम अपने रोशन को खुद रोशन करेंगे, अपने चिराग से, अपने दिए से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, है कि नहीं? तो आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत तुम खुद हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर के उस जोश, जुनून और पागलपन को जगाओ। जब मैं डी आंसर की बात करता हूं, ग्रेप फ्रूट जूस जो होता है ना प्यारे दोस्तों, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। याद रखना, मैं ग्रेप फ्रूट जूस स्टेरॉइड के साथ में देना मना नहीं है। ग्रेप फ्रूट जूस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो मरीज की समस्या ये हो जाएगी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब ज़्यादा एक्ट करेगा तो मरीज को सीवियर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने की रिस्क होती है, और जब हाइपोटेंशन ज़्यादा होगा तो मरीज को इंजरी होने की रिस्क बढ़ जाएगी। तो इसने बोला कि मैं ग्रेप फ्रूट जूस लूँगा, हमने बोला ये हाथों हाथ बंद करो, क्योंकि तुम ग्रेप फ्रूट जूस नहीं ले सकते। ये बात हम उसको समझा देंगे, बाकी बातों से हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मरीज को बताएंगे। अगला प्रश्न प्रीलिम्स का सवाल है, छोटा फोटो आएगा, इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा। ये प्रेजेंटेशन कौन सी है, प्रेजेंटेशन कौन सी है? फोटो दिया है, फोटो दिया है, और फोटो से पहचानना पड़ेगा कि रसगुल्ला कौन सी प्रेजेंटेशन के साथ में आपके सामने है। इसकी शक्ल को देखिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन को देखिएगा, और प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में आपको ये बता देना है कि किस प्रेजेंटेशन के साथ में है।
किस प्रेजेंटेशन के साथ में? अब मैं प्रेजेंटेशन के ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है कि ये फेस प्रेजेंटेशन के साथ में, दूसरा कह रहा है कि इसमें ब्रो प्रेजेंटेशन है, तीसरा कह रहा है कि इसमें शोल्डर है प्रेजेंटेशन, और चौथा कह रहा है कि इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप कभी भी चूज नहीं करोगे, ये तो तय बात है। आप में से किसी को ये नहीं लगेगा कि ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर आपको पता हो कि ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या है, जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बटक्स होने चाहिए, तो बटक्स तो ऊपर रह गए। दूसरा, ये शोल्डर प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि कंधे ऊपर रह गए। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो है तो वर्टेक्स, है ना, है तो वर्टेक्स। और वर्टेक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है अब, फेस है या ब्रो है? भाई प्रेजेंटिंग पार्ट क्या लग रहा है आपको, फेस लग रहा है या ब्रो? तो बेसिकली फेस में ये एरिया आना चाहिए था, जबकि अभी तो ये एरिया आ रहा है। तो जब ये एरिया आ रहा है तो इसको ब्रो कहते हैं, फेस नहीं कह सकते। तो इसको आप कौन सी प्रेजेंटेशन बोलोगे? ब्रो प्रेजेंटेशन बोलोगे। तो यहाँ पे इस फोटो को देख के आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज ब्रो प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए सी और डी तीनों ही गलत है। ब्रो प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न क्लिनिकल सिनेरियो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस है और सवाल में है दम, क्योंकि सवाल आपको करेगा बिल्कुल एकदम खोपड़ी को हिला देगा, ऐसा प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए। याद रखना, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इतनी आसानी से आपको न मिलेंगे, न ऐसे प्रश्न इजी से तैयार भी किए जा सकते हैं। आपको इन प्रश्नों का आंसर या तो यहाँ देने के लिए दिक्कत होगी, या आप जब नॉर्थ सेट के एग्जाम में बैठेंगे तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्थ सेट सीरीज ही नॉर्थ सेट का एग्जाम है, ये समझ लीजिएगा। जिन बच्चों ने नॉर्थ सेट सीरीज के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, आज हमारा 420वां एपिसोड है। आज तक के सभी एपिसोड धनाती अंदाज में देख लीजिएगा, क्योंकि सारे एपिसोड जो है वो नॉर्थ सेट ओरिएंटेड ही रहते हैं, और आज वाला एपिसोड भी उसी तरीके का, और आने वाले तमाम एपिसोड ऐसे होंगे। हम उन प्रश्नों को तैयार करते हैं अपने विवेक के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, जो प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे के सीधे मदद करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो प्रश्न एग्जाम में आपकी हर सवाल को समझने में मदद करेंगे। अगर आपको उस कैटेगरी का प्रश्न पढ़ रखा होगा तो एग्जाम में उन प्रश्न को करना आसान हो जाएगा। दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग। तो नॉर्थ सेट का सिनोनिम कौन है पूछा जाए तो नॉर्थ सेट सीरीज है। नॉर्थ सेट सीरीज, इसको नाम सिर्फ नॉर्थ सेट सीरीज इसलिए नहीं रखा कि ठीक है नाम रख देते हैं नॉर्थ सेट सीरीज, इसलिए रखा क्योंकि इसको नॉर्थ सेट का सिनोनिम बनाना है। अगर कोई नॉर्थ सेट का एग्जाम देने जा रहा हो और पूछे कि क्या पढ़ूं, तो आपको एक ही आवाज में बोलना है नॉर्थ सेट सीरीज पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि नॉर्थ सेट सीरीज ही आपको नॉर्थ सेट में सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तो हमने बोला 18 महीने का बच्चा है, डायग्नोस हुआ है क्वासाकी डिजीज। कौन सी बीमारी डायग्नोस हुई है? क्वासाकी डिजीज डायग्नोस हुई है। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। हमने उसको प्रेस्क्राइब किया सैलिसिलेट, दैट इज एस्पिरिन थेरेपी। कौन सा एक्शन जो है एज ए नर्स आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा हटके सवाल है, थोड़ा चीज़ों से डिफरेंट सवाल है, थोड़ा चीज़ों से हटके सवाल है ये। और ये सवाल आपको क्या कह रहा है देख लीजिएगा। ये सवाल आपको क्या कह रहा है? इस सवाल ने आपसे बोला कि जो बच्चा है वो क्वासाकी डिजीज का है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है, और उसको प्रेस्क्राइब कर दिया किसी ने एस्पिरिन। तो आपका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा? कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू वेरीफाई द ऑर्डर। दूसरा, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तीसरा है गिव एन एंटासिड व्हेन यू एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन। और चौथा है डू नॉट एडमिनिस्ट्रेशन द एस्पिरिन बिकॉज ऑफ रेज सिंड्रोम। 4 बातें हैं, 4 बातें हैं। मरीज क्वासाकी डिजीज का है जो कि वायरल डिजीज होती है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम इसको कहते हैं दूसरा नाम। और आपने एस्पिरिन दवाई वहां पे प्रेस्क्राइब किया, या उस मरीज को प्रेस्क्राइब की गई एस्पिरिन। कौन सा एक्शन आप एज ए नर्स इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे? सिनेरियो वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों का आंसर ए है, कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ का आंसर सी भी है और कुछ का आंसर डी भी है। लेकिन मैक्सिमम जवाब 2 आ रहे हैं, ए और डी। और मैक्सिमम रसगुल्ले कह रहे हैं सर 2 में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए क्योंकि सर हमने अगरबत्ती नहीं लगाई थी। कंफ्यूजन का एक बड़ा कारण है विश्वास की कमी। और विश्वास कब आता है? जब यहाँ पे सेशन की शुरुआत अगरबत्ती से हो। अगरबत्ती का मतलब है लाइक बटन को प्रेस करो, खुद को विश्वास में लाओ पहले, और जब आपको पूर्ण विश्वास होगा तब आप इस प्रश्न को कर पाने में सफल होंगे।
ये जो प्रश्न आपको कह रहा है कवासाकी डिजीज के मरीज को एस्प्रिन प्रिस्क्राइब की गई। वैसे एक बात बता देना मैं चाहता हूं आपको, जो आपको कान खोल के ध्यान दे के सुनना है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि जब हम एस्प्रिन किसी बच्चे को देते हैं तो नो डाउट उस बच्चे में एस्प्रिन की वजह से क्या होने की रिस्क होती है, एस्प्रिन की वजह से क्या होने की रिस्क होती है, रेज सिंड्रोम। लेकिन जब एस्प्रिन आप देते हैं तो रेज सिंड्रोम जो होता है, और जब एस्प्रिन देते हैं जो रेज सिंड्रोम जो होता है, एस्प्रिन का जो एक हम कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट है जो बच्चे में अपियर होता है, इस रेज सिंड्रोम और इस एस्प्रिन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि मान लो कवासाकी डिजीज है तो एस्प्रिन देना ज़्यादा जरूरी है या एस्प्रिन को देने से होने वाला कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। जब दो बातों में हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें फ़ायदा और नुकसान देखते हैं, दोनों बातों में हम फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। जैसे भाई एम्स का फॉर्म भरना है तो 3,000 दे के फॉर्म भरने में फ़ायदा है या 3,000 रुपये फालतू में खर्च क्यों करने। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, नहीं लगाओ कोई बात नहीं, 3,000 लग रही है फॉर्म फीस तो लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 90,000 की नौकरी है, रिस्क ली जाए, एक बार रिस्क ली जाए, नौकरी 90,000 की है, फॉर्म लगा ही देंगे और बाकी रोज सुबह जो है नॉट सेट सीरीज आ ही रही है और पढ़ के हम खोपड़ी फोड़ ही देंगे एग्जाम की। ये हमें पता है, इसलिए हम रिस्क ले रहे हैं वहां पे। बाकी है तो 3,000 के खोने का डर, और खोएंगे भी कई लोग। जो सोबत है वो खोवत है, तो कई लोग अभी तक जगह ही नहीं है, एग्जाम की डेट सामने फिर भी वो सो रहे हैं, फिर भी वो इस तैयारी को मजबूती नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो कुकर मुत्ते की तरह पढ़ रहे हैं कि 2 मिनट पढ़ना फिर बंद कर दो, फिर 2 मिनट पढ़ो फिर बंद कर दो। अभी भी वो रील्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ कि हमने मोबाइल निकाला, हमने उस पर रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया, 1 घंटा कब होता है हमें पता ही नहीं चलता है, 2 घंटे कब होते हैं पता ही नहीं चलता। मैक्सिमम टाइम माय डियर फ्रेंड हम बर्बाद कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। और हम जैसे रील्स देखने शुरू करते हैं ना, घड़ी का जो सुइया है ना बड़ा फास्ट भागता है, रसगुल्ला पता ही नहीं चलने देता और फटाक से टाइम निकल जाता है। लेकिन हम किताब पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा ऐसे निकलता है जैसे भाई साहब आज 1 साल हो गया वो पढ़ते हुए। क्यों? ये इंटरेस्ट का बात है और ये समय की बर्बादी जो हम करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। हम जब प्रश्न करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो 50 प्रश्न सॉल्व करने में हमें तकलीफ होती है, और जब हम रील्स देखते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, जब हम सो जाते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हमारा टाइम ऐसे निकलता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय को बचाओ, हर 5-5 मिनट का ब्रेक लो और मैक्सिमम बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व करो उसका। आप इधर उधर फू पा फी करने की बंद करो, किसी एक बढ़िया किताब को उठाओ और उसके प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करो रेगुलर पैटर्न से। किताबों को पढ़ना शुरू करो मेरे दोस्त। जितना किताबों को समय दोगे, जितना किताबों में प्रश्न सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको ये प्रश्न मदद करेंगे। आपकी आदत ही आपका परिणाम बनेगी। आज 14 अगस्त है और 17 सितंबर को एग्जाम है, पूरा 1 महीना है। अगर आपने एक दिन बैठ के 200 प्रश्न और इस 1 महीने तक 200 प्रश्न सॉल्व किए तो आप लगभग 6,000 प्रश्न सॉल्व कर दोगे, बस काम हो गया आपका। अगर आपने 6,000 प्रश्न सॉल्व कर दिए, आपको दुनिया की कोई ताकत इस एग्जाम में रोक नहीं सकती, कोई ताकत। वो जो अयोध्या का राजकुमार है ना, वो भी नहीं रोक पाएगा। अगर तुमने इतनी मेहनत की और उसकी आंख में डाल के बोला कि अब बता क्या सजा है, बोले सजा नहीं है बे, तुझे तो ताज मिलेगा और नॉर्सेट में रैंक मिलेगा। कहने का मतलब है कि 200 प्रश्न रोज शिद्दत के साथ में, और ये आपको सफलता दिलाएगा। उस समय आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे क्योंकि आपने हर प्रश्न को पढ़ रखा है। इस सवाल ने क्या बोला? इस सवाल ने बोला कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वेरीफाई द ऑर्डर। हम ये कह रहे हैं कि कवासाकी डिजीज में एस्प्रिन दिया जाता है क्योंकि उससे फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। हाँ, रेस सिंड्रोम होने की रिस्क है पर वो दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा तो दे दो। इसका इतना सा कंसेप्ट था कि हम एडमिनिस्टर कर देंगे दवाई को जैसा लिखा है चुपचाप। क्यों? क्योंकि इस बीमारी में एस्प्रिन दी जाती है। वैसे ही जैसे मैं अगर बोलूं किसी मरीज को हार्ट अटैक आ गया, एस्प्रिन प्रिस्क्राइब की, क्या करोगे? देंगे। वैसे ही कवासाकी डिजीज में अगर एस्प्रिन लिखी गई है तो हम कहेंगे इसको देंगे, तो बोले रेस सिंड्रोम देखा जाएगा। जैसे आयरन से कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या करोगे? देंगे। तो कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा, इलाज करेंगे उसका, क्योंकि फायदा देने में है।
तो रेस सिंड्रोम में कवासाकी डिजीज में एस्प्रिन देने में फायदा है। न तो आपको ये करना है, देखो दोनों एक तरह के जवाब है ना, और कई बार एग्जाम में ये भी होता है कि जब दोनों एक तरह के जवाब है तो हो सकता है जवाब है ही नहीं वो, भाई हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें या एस्प्रिन जो है उसको एडमिनिस्टर ना करें, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं ना। तो आपका सही जवाब क्या होता है, वो ये होता है कि ये दोनों एक तरह के जवाब है, इसका मतलब शायद ये जवाब है ही नहीं, ये भी एक तुक्का पद्धति है। लिख दो उसी बुकलेट में जो अभी मैंने बनवाई है, तुक्का कैसे मारे। पहला रूल था स्टेज विस्टेज कुछ पूछे तो सेकंड। दूसरा रूल है जब आप कंफ्यूज हो और दोनों एक ही तरह के जवाब लग रहे हो तो कोई जवाब तीसरा ही है, वो दो है ही नहीं, सवाल अब 50-50 हो गया और बचे हुए दो ऑप्शन में सोचो। और जब बचे दो सोचोगे तो एंटासिड के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन करने का कंसेप्ट ही नहीं है एस्प्रिन का, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता पीछे। अच्छा कुछ लोग तो एंटासिड के साथ में दे भी रहे थे, एस्प्रिन स्टेरॉइड नहीं है, एस्प्रिन को एंटासिड के साथ में देने का कोई कंसेप्ट नहीं है। एस्प्रिन कोई भी ड्रग एंटासिड के साथ में दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। एस्प्रिन को एक ग्लास पानी के साथ में देते हैं बस, एस्प्रिन को सोडे के साथ में, ऑरेंज जूस के साथ में, एंटासिड के साथ में मत टिका देना तुम, क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। हम कहीं का कहीं जोड़ देते हैं, जैसे आयरन को देते हैं ऑरेंज जूस में, तो कोई लोग तो एस्प्रिन को भी ऑरेंज जूस में टिका देते हैं। अरे आयरन अलग है, एस्प्रिन अलग है भाई, है कि नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया, आसान है, इजी है। अगला प्रश्न, एक और कंडीशन और सिनेरियो क्वेश्चन, ये तो आपको हिला ही देगा पूरा, देखना ये आपको है ना ऐसे ऐसे खड़खड़ कर देगा, अगरबत्ती लगाए बिना तो इसमें मामला भी नहीं बनेगा आपका। क्यों, ये सिनेरियो बेस का क्वेश्चन आपकी जान निकाल देगा, ये तय बात है। और याद रखना कल जो मॉर्निंग का सेशन है ना वो भी 8 बजे ही होगा। अभी 2 दिन सेशन जो है, जैसे आज हो गया और आने वाले 2 दिन तक और सेशन जो है वो सुबह 8 बजे होना है, ये बात आपको ध्यान रहे। फिर एज यूजुअल टाइम रहेगा 6 बजे का, है ना। हमारी नॉर्थ सेट सीरीज का नॉर्मली टाइम कितने बजे होता है, सुबह 6 बजे डेली हर रोज। लेकिन अभी 2 दिन, आगे के 2 दिन सुबह टाइम कितने बजे रहेगा, 8 बजे, जो कल और परसों 2 दिन फिर एज यूजुअल जो है वो 6 बजे का टाइम रहेगा, सुबह 6 बजे। तो एक क्लाइंट है, 3 दिन पोस्ट ऑपरेटिव टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसको साथ में क्या हो गई है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। क्लाइंट डिमांड कर रहा है, डिमांडिंग है क्लाइंट, हीलिंग फॉर द नर्स, बड़ा एकदम नाक में दम कर रखा तो सभी के, आर्ग्यूमेंट्स करता है, आर्ग्यूमेंटिंग करता है स्टाफ के साथ में हर बात को। आप जाके लेते हो कि बाबा जी गोली ले ली, कौन सी गोली, बोले वो गोली दर्द वाली, क्यों लेनी है, बोले वो दर्द कम हो जाएगा तुम्हारे, नहीं लेनी है, क्या कर लोगे। आर्ग्यूमेंट करता है, किसी कोई बात ही नहीं, छोटी बात में, है ना, तुम कहाँ थे अभी तक, ऐसा नहीं किया, फलान नहीं किया, ढिंकान नहीं किया, है कि नहीं। कहने का बेसिक मतलब है कि वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है, कोई मतलब नहीं तो भी ऐसे, है ना, और बिल्कुल एकदम चिल्लाता है, स्टाफ से बदतमीजी से बात करता है। हीलिंग का मतलब एकदम मतलब रूड बिहेवियर है उसका। तो नर्स स्टाफ डज नॉट वांट टू बी असाइन द क्लाइंट। अब कोई भी स्टाफ ये नहीं चाहता कि वो मरीज हमें असाइन हो, पता ना कई बार ऐसे हॉस्पिटल में कुछ मरीज होते हैं, है ना, जो ऐसा बिहेवियर होता है उनका कि हम चाहते ही नहीं है कि वो हमें असाइन हो। तो हम अपने सीनियर्स को, जो भी एसएनओ साहब है, उन एसएनओ साहब को हम कहते हैं कि वाह भाई वो मरीज मेरे मत डालना। जो भी एसएनओ होते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो रहते हैं, जो पेशेंट असाइन करते हैं, तो हमने उनसे बोलना है कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि ये भाई साहब हमें मत देना प्लीज़ सर। बोले क्यों, बोले ये बहुत हीलिंग है, ये बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये बहुत दिमाग खाते हैं, है ना, ड्यूटी का प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम तो इनसे होता है। क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, कौन सा इंटरवेंशन है, चार्ज नर्स इंप्लीमेंट करेंगे। रिक्वेस्ट दैट द क्लाइंट बी ट्रांसफर टू द साइकेट्रिक यूनिट, रिक्वेस्ट करेंगे जो भी जिस भी मरीज जिस भी कंसल्टेंट के अंडर है कि साहब इनको उधर शिफ्ट कर दो, ये काफ़ी समस्या में लग रहे हैं मरीज। शेड्यूल ए मीटिंग टू डिस्कस द क्लाइंट्स बिहेवियर, एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे मरीज के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। टेल द स्टाफ मेंबर दे हैव टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट, स्टाफ मेंबर को कहेंगे कोई बात नहीं, मरीज है भाई, होता है मरीज, बीमारी में ऐसा होता है, तुम उसकी बढ़िया केयर करो, तुम उसका ध्यान रखो थोड़ा। और ऐसे नहीं करते हैं कि भाई ये वो, ऐसे स्टाफ को समझाना। एक्सप्लेन टू द क्लाइंट टू स्टॉप दिस बिहेवियर इमीडिएटली, मरीज को बोलेंगे कि भाई ये बंद करो तुम, समझ लो बात को। भाई एक तो कहेंगे कि उसको ट्रांसफर कर दो, एक मीटिंग रखेंगे क्लाइंट के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए, एक यहाँ पे स्टाफ को कहेंगे कि तुम उसका केयर करो, कोई बात नहीं वो तो बीमार है, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो,
हमें कौन सा गाली लगती है बोलने से, है ना। और एक मरीज को कहेंगे भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, है कि नहीं है, इस बिहेवियर को बंद करो, है ना। तो आप एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, हालांकि आप तो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, पर आपका माइंड सेटअप थोड़ा सीनियरिटी वाला होना चाहिए। तो एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है आप कौन सा दिमाग लगाएंगे वहां पे एट प्रेजेंट सिनेरियो। ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है कुछ रसगुल्लों को, कुछ को सी भी लग रहा है और कुछ को डी भी लग रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि जब हम इस तरह का चीज करते हैं तो एक तो ट्रांसफरिंग का रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमें नहीं करना है। पहली बात कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब इसको साइकेट्रिक यूनिट में भेज दो, ऐसा हमें नॉर्मली यहाँ पे नहीं करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, ये हमें पूरा अच्छे से यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, और पूरा दिमाग लगा के इस सवाल का जवाब कहाँ देना पड़ेगा, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम दूंगा। कल सुबह की क्लास भी ठीक 8 बजे होगी, और आज शाम की क्लास 3:30 बजे होगी। कितने बजे? सेकंड क्लास जो हमारी है वो 3:30 बजे होगी, शाम को 3:30 बजे। यहाँ पे चल रहा है आज़ादी महोत्सव, उत्कर्ष ऐप के ऊपर आज़ादी महोत्सव। यह आज़ादी महोत्सव 13 से 17 अगस्त तक रहेगा। इस आज़ादी महोत्सव में आपको एग्जाम की टेंशन से आज़ादी दिलाने के लिए उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग के तमाम ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर हम लेके आए हैं अप टू 90% तक का डिस्काउंट। जितने भी हमारे ऑफलाइन कोर्सेज है, जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, उन सभी के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल तमाम कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट, जिसमें चाहे नॉट सेट का लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स हो, चाहे एमसीक्यू बैच हो, चाहे यूपीपीएससी का बैच हो, चाहे केजीएमयू का बैच हो, चाहे एनएचएम जीएनएम का बैच हो, जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितना अप टू 90% तक का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स का टारगेट बैच है जो 21 अगस्त को यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और इस पे 7,000 का ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा। मात्र 1800 रुपये में अवेलेबल है, मात्र 1800 रुपये के अंदर अवेलेबल है। ये बैच 21 अगस्त को स्टार्ट होएगा। ये कंप्लीट थ्योरी बैच होएगा। कैसा बैच है? थ्योरी बैच है, जिसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे। इसमें हम पैनल पीडीएफ आपको मिलेगी। पैनल पीडीएफ मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो सारी पीडीएफ, और इसमें आपके टेस्ट वगैरह होंगे, क्विजेज होंगे, क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड होंगे, आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सारे के सारे वीडियो और ऑडियो लेक्चर भी यहाँ पे दिए जाएंगे इस बैच के अंदर। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स टारगेट बैच मात्र 1800 रुपये में अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। आज ही इसको परचेज करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आप नॉट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस नॉट सेट में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो नॉट सेट का टारगेट बैच मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो एमसीक्यू बैच है, और यह एमसीक्यू बैच के साथ में आपको फ्री दिया जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें टोटल 15 मॉडल पेपर होंगे, 15 टेस्ट सीरीज होगी, वो बिल्कुल फ्री है। वीडियो और ऑडियो लेक्चर रहेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, पैनल पीडीएफ होगा, और क्वेश्चन के पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिलते हैं इस बैच के अंदर। ये बैच 9 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है, और नॉट सेट के एग्जाम तक 17 सितंबर तक ये बैच जो चलना है, इसमें अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए सब्जेक्ट वाइज आप इस अगर तैयारी को करना चाहते हैं तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और एक बात का ध्यान रखें कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता है दोबारा एक नए सेशन में शाम को ठीक 3:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।